Hello everyone, I am Sarthak, GS faculty at Abipedia for SSC as well. ओके आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जीएस वाले पार्ट के लिए, अपने एसएससी एग्जाम के लिए। ठीक है, अब प्रीलिम्स के अंदर भी इंपॉर्टेंस हो गया और मेंस के अंदर भी इक्वली इंपॉर्टेंस होगी अब जीएस की, एज वी ऑल नो। एंड एक्चुअली इट इज़ अ गिफ्ट फॉर यू, यू सी, इट इज़ अ गिफ्ट फॉर यू। पहले सिर्फ 2 सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करते थे, अब थोड़ी सब्जेक्ट्स की वेरिएशन आएगी, उससे हेल्प होती है। सो दैट अब स्टूडेंट्स को मल्टीपल चीज़ें कवर करनी होती है, सिर्फ 2 पे डिपेंड नहीं रहेंगे, तो आपकी जीएस की इंपॉर्टेंस पता लगती है। एंड पॉलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एज फार एज जीएस इज कंसर्न। ओके, तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कौन से टॉपिक के? मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटी। ओके, सो सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्रिपरेशन जो होती है ना अपनी एसएससी की, ठीक है, जब मैंने भी प्रिपेयर किया था, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड द एग्ज़ाम। सो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पूछो ना एग्ज़ाम के लिए, तो वो होते हैं मॉक्स। यस और नो? पढ़ता हर कोई है, सब पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक आप मॉक्स नहीं लगाओगे, मॉक्स मतलब मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़ कोई नहीं चूज़ करोगे, नहीं बैठ के अपना आराम से पूरा एग्ज़ाम वाले इन्वायरमेंट के अंदर उसी टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका दिमाग उस टाइप से नहीं चलता। आपने पढ़ लिया, यू स्टडी, पढ़ लिया, लेकिन जब तक आप मॉक्स नहीं लगाओगे ना, यू आर नॉट अलाइन टू द एग्जाम बेसिकली। आ रही बात समझ में? तो मॉक्स ही सब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, मॉक्स को लाइट लेते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और मॉक टेस्ट नहीं लगाते। बट इफ़ यू आस्क मी, ठीक है, मॉक्स ऐसी चीज़ थी जिन्होंने मेरे को एक्चुअली हेल्प करी थी एग्जाम क्लियर करने में। अगर मैं मॉक्स ना लगाता ना, तो मेरा शायद ही का एग्ज़ाम निकलता। ठीक है, और सिर्फ मैं पढ़ाई करी थी, पढ़ाई मेरे साथ के सब कर रहे थे, लेकिन मैंने सीरियसली बैठ के एक टेस्ट सीरीज़ पकड़ी। आपको सिर्फ एक टेस्ट सीरीज़ पकड़नी होती है, ठीक है, कोई एक टेस्ट सीरियसली पढ़ो, उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दिल से करो। आ रही बात समझ में? दिल से इन द सेंस कि मैं ये पूरा 100% दो ऑनेस्टली। ठीक है, अगर मॉक आपका 1 घंटे का है, तो आपको 1 घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान सिर्फ मॉक के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद बैठ के उसको एनालाइज करना होता है। हम क्या करते हैं, सिर्फ दे देते हैं, एनालाइज भी नहीं करते। आधे बच्चे ये भी करते हैं, भाई क्वेश्चन लिख दिए, उसका एनालाइज नहीं किया, उसका भी क्या फ़ायदा हुआ? तो आपको मॉक्स को अच्छे से करना होता है, ठीक है, उसको पूरा बैठ के ऑनेस्टी के साथ, ठीक है, एग्जाम क्योंकि आपने लिखना है, आपके भी हाथ पे कोई और तो लिखेगा नहीं, वो क्वेश्चंस आपको ही फेस करने हैं। अब दूसरों से हल करके मैं पढ़ा दूंगा, कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन जब तक आप खुद बैठ के क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करोगे टाइम लिमिट के अंदर, उसी एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि घर पे बैठ के फिर भी वो पैटर्न नहीं आएगा, लेकिन वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेस के अंदर पढ़ा हुआ भी कुछ याद नहीं आता। याद क्या रहता है? आपकी हैबिट मॉक्स वाली। ठीक है, वो टाइम लिमिट आप अपने आप को ट्रेन करोगे। क्या होता है कि मॉक दे रहे हो आप, अपने दिमाग को ट्रेन करते रहोगे बार बार, आपका दिमाग ट्रेन होगा किस चीज़ के लिए? उस एनवायरनमेंट के लिए, उस टाइम लिमिट के अंदर काम करने के लिए। एक है कि आप लेजीनेस हो गया, आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो रहा है, 5 मिनट ले रहे हो, 10 मिनट ले रहे हो, यहीं आपको पता लगेगा आपको सिर्फ 30 सेकंड सेम क्वेश्चन करने के लिए। उस 30 सेकंड के अंदर कैसे कर पा रहे हो अटेम्प्ट? दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा? फोकस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा? आ रही बात समझ में? तो ये क्या है, ये मॉक्स की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ मैं आपको कि मॉक्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ शायद आपको भी, आज में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता भी होगी, ठीक है, बट स्टिल। सो आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभिपीडिया आपके लिए ऑलमोस्ट फ्री, एब्सोल्युटली ऑलमोस्ट फ्री आपको हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री, मतलब ओनली 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ में आजकल आता क्या है? आप एक मैकालू टिक्के का बर्गर लो, वो नहीं आता आज के 50 रुपये का। ठीक है, आपको 50 रुपीज़ के अंदर हम 10 पूरे 10 के 10 SSC CGL Tier 1 के टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। ठीक है, जिसके साथ आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। आर्य बात समझ में? सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड होंगे, बिल्कुल एनालिसिस भी प्रोवाइड होगा आपका। आर्य बात समझ में? तो अगर मैं आपकी जगह होता, इफ़ यू आस्क मी, तो सबसे पहले मैं लेता। 50 रुपये में तो कुछ भी नहीं जाता, इन केस आपको लगे भी सही, ठीक है, कि कुछ ऊपर नीचे हो, लेकिन 50 रुपये में तो कोई कहीं से कुछ नहीं है, ये ऑलमोस्ट फ्री है, आपका कोई नुकसान नहीं है इसके अंदर। आर्य बात समझ में? तो इफ़ यू आस्क मी, मैं सबसे पहले इस पर सब्सक्राइब करता। आर्य बात समझ में? एक दिन बर्गर ना खाता, एक दिन कुछ ना खाता, और 50 रुपये का टेस्ट ही लेता। आर्य बात, और ऐसी बात भी नहीं है, अभिपीडिया, अभिमन्यु IAS, ठीक है, बहुत हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स, ठीक है, सब ने एग्जाम्स अटेम्प्ट झेले हुए हैं, सब ने मेहनत करी हुई है, उसके बाद आपको आए हैं, सब ने पास होके फेल होके आए हैं, सबको पता है, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ के लाए और प्रैक्टिस करिए, और एक इसका अपने टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करिए आपके लिए। और इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ, सबका बलगम मिलेगा आपको। आ रही बात समझ में? तो ट्रस्ट मी, बहुत सही टेस्ट सीरीज है, ठीक है, और ऑलमोस्ट फ्री है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो आज इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, आ रही बात समझ में? और इसके साथ साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, ठीक है, इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, आपको एसएससी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कोई क्वेश्चंस, ठीक है, वो सब कुछ प्रोवाइड होगा। सो डू ज्वाइन दीज ग्रुप्स,
ठीक है, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये सब किसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं? ये आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रीमलाइन करने के लिए कर रहे हैं। एक सिर्फ हार्ड वर्क भी चाहिए, बट सिर्फ हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट से काम नहीं चलता, आपको थोड़ा स्मार्टली भी प्रिपरेशन को करना पड़ता है। अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज़रूरी है। यहीं पे बहुत सारे बेचारे हार्ड वर्किंग बंदे, मेहनती बंदे कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं ये चीज़, गाइडेंस नहीं होती, तभी आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने भी गलतियाँ करी हैं, बाद में चीज़ें समझ में आई, अपनी गलतियों से ही सीखा है। आ रही बस में किसी ने कुछ नहीं, अपनी गलतियों से सीख के फिर काम को सही तरीके से करके क्लियर करके फिर आपके सामने खड़ा हूँ। तभी आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों को सब्सक्राइब करें, आपकी एक्चुअली में हेल्प होएगी। आ रही बात समझ में? 50 रुपये में कोई बिजनेस नहीं होता। आ रही बात समझ में? ये आपके लिए, ठीक है, प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए। ओके, सो टू ज्वाइन दिस ग्रुप्स एज वेल एज अ टेस्ट सीरीज। ओके, विद दिस आज हम अपने क्या करते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे एमसीक्यू रिलेटेड टू मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो करेंगे कैसे, करना कैसे होता है, मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है सीजीएल का। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे दिया, आपको क्या करना है, आपको पॉज करनी है वीडियो। ठीक है, पहले 1 सेकंड के लिए पॉज करो, खुद अटेम्प्ट करो, खुद आंसर सोचो, उसके बाद वीडियो को प्ले करना। मैं कंटिन्यू करता रहूँगा, बट ये आपको अपने एंड से करना है। आपको वीडियो पॉज करके आंसर सोचना है, फिर आगे बढ़ना है। आ रही बस समझ में? यस और नो? सो विद दिस लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी इट्स एन ईजी क्वेश्चन। द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंप्लीटेड ऑन। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने है। ठीक है, पॉज द वीडियो। ठीक है, पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड देन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ओके, जस्ट अ सेक। ओके, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत जनरल क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है कहीं वे में। ठीक है, अभी बताता हूँ कैसे। ओके, ये पूछ रहे हैं कि ड्राफ्ट क्या होता है। ड्राफ्ट होता है लेआउट, मतलब बुक बन के कंप्लीट होना, किसी बुक की ड्राफ्टिंग होना, मतलब बुक बन चुकी है, पब्लिश नहीं हुई है, बट अभी सिर्फ ड्राफ्ट बना है, पब्लिश होने बाकी है। अभी पब्लिश होना मतलब रिलीज करना होता है उसको, कि सब पढ़ सकें, उसको सबके लिए अवेलेबल होना। अभी सिर्फ ये कौन सी डेट पूछ रहे हैं आपसे, ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आ रही बात समझ में? तो अगर आप प्रियम्बल के अंदर भी देखो, अगर आपको पता हो, ठीक है, चलो पहले इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। इसका आंसर क्या होगा? द आंसर विल बी, करेक्ट आंसर विल बी सी, 26 नवंबर 1949। आई होप आप में से काफ़ी सबने करेक्ट कराया होगा इसका आंसर। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, कि आपको 2 डेट्स हैं हमारे यहाँ पर। सी, फर्स्ट इज 26 नवंबर 1949, फर्स्ट डेट इज दिस वन। इस डेट पे क्या हुआ था? ऑन दिस डेट ड्राफ्टिंग पूरी हो गई थी। ड्राफ्टिंग मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो चुका था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन बना के रख दिया था। ठीक है, बट इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था अभी। इम्प्लीमेंट कब होगा? ये इम्प्लीमेंट होगा ये 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, वाई इस डेट को क्यों नहीं चूज करा? जब बन गया तो पब्लिश कर दो, क्यों नहीं करा? इन्होंने इस डेट को चूज किया। वाई? द रीजन बीइंग, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी, बिकॉज ऑन दिस डेट, ऑन 26 जनवरी 1930, ठीक है, लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर इस डेट को क्या बोला गया था? रिपब्लिक डे। ठीक है, इस डे को लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर, लाहौर रेजोल्यूशन क्या थी? लाहौर रेजोल्यूशन पे था जब जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, रावी नदी रिवर के ऊपर, कांग्रेस का सेशन था लाहौर के अंदर, तभी इसको लाहौर रेजोल्यूशन कहते हैं। उस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग कहाँ पर हुआ था ये? रावी नदी है अपनी, रावी रिवर, ठीक है, उसके बैंक के ऊपर ये रेजोल्यूशन हुआ था, लाहौर के ऊपर, कि कांग्रेस ने पास किया था कि हम इस कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज मांगा था उस दिन। यस और नो? इन्होंने फुल इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी कि भाई अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। आई बात समझ में? तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के अंदर हमें क्या बोला था कि और पूर्ण स्वराज चाहिए, एंड नाउ वी आर डिक्लेयरिंग 26 जनवरी एज द रिपब्लिक डे, कि अब से हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया करेंगे। दैट्स द रीजन 26 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी हमारे लिए। आ रही बात समझ में? तो इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को चूज किया गया था। फॉर व्हाट? फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
आर्य बात समझ, मतलब कि 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1900 आई गेस 94 बोलते हैं, नहीं सॉरी 49, हाँ 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949 को, ठीक है, क्या अडॉप्ट इनएक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, बट इसकी इंप्लीमेंट, इसको लागू कब से किया, 26 जनवरी 1950 से। आ रही बात समझ में? सो अगर आपसे पूछे इंप्लीमेंट कब हुआ, 26 जनवरी 1950, अडॉप्ट कब हुआ, इनैक्ट कब हुआ, 26 नवंबर 1949। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? ओके, चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन डन। ये देखो सीजीएल में 2011 के अंदर पूछा था, ये बहुत बार पूछा जाता है, आगे बहुत बार आएगा ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इजी वन, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है, एंड आई होप सबको सब कर पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंप्लीटेड ऑन, इम्प्लीमेंटेशन कब हुई है इसकी, इम्प्लीमेंट कब हुआ है, अभी देखा है हमने, कब हुई है? पॉज द वीडियो, आंसर योर सेल्फ, ठीक है, मैं कंटिन्यू करता रहूंगा, ठीक है। आंसर है इसका ए, 26 जनवरी 1950, सी करेक्ट आंसर विल बी ए। अभी देखा है हमने, यस और नो, उस दिन लागू हो गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? पॉज द वीडियो, ट्राई द क्वेश्चन। ऑप्शंस है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। चलो क्या आंसर होगा इसका? आई होप सबने सही आंसर दिया होगा इसका, ऑब्वियसली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, ठीक है, व्हाट वाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अभी आगे भी क्वेश्चंस में आएगा वैसे, ठीक है, तब बता देंगे आपको, बट अगर आपको शॉर्ट में भी बताऊँ अभी के लिए, अगर क्यूरियोसिटी हो रही है, आगे के लिए नहीं रुका जा रहा, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन काम क्या था, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का टास्क दिया गया था, ठीक है। एंड इन फैक्ट फॉर 3 ईयर्स इसका एक और फंक्शन भी था, ठीक है, क्योंकि ये पार्लियामेंट की तरह भी एक्ट कर रहा था, लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी एक्ट कर रहा था। वाई? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन जब तक नहीं बनेगा, इलेक्शन कैसे होंगे, उसी के अंदर प्रोविजंस है, तो जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे पार्लियामेंट कैसे बनेगा, और जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तो खाली छोड़ नहीं सकते लेजिस्लेटिव बॉडी को, ऐसा तो है नहीं कि इंटरगम कोई खाली कुछ बॉडी नहीं होगी। सो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही ये वाला टास्क भी दिया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या 2 टास्क थे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, दूसरा इट एक्टेड एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, पार्लियामेंट ऑल्सो यही एक्ट कर रहा था पार्लियामेंट की तरह भी, तो ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अब प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट, देखो इनके पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट भी रहे हैं, पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, आ रही है बात समझ में, यस और नो? बट बाद में फिर उनके बाद, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा के बाद परमानेंटली, ठीक है, प्रेसिडेंट किसको बनाया गया जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रही है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आ रही बात समझ? तो आंसर क्या होगा इसका? सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई थी, ठीक है, 1946 के अंदर, वो किस की रिकमेंडेशन में बनाई थी, किस प्लान पे, किस मिशन के रिकमेंडेशन में बनाई थी, ठीक है। ये आप हिस्ट्री का क्वेश्चन भी समझ सकते हो, ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन समझ सकते हो। बेसिकली चैप्टर है ना ये, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों का पार्ट है, पॉलिटी का भी पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट होता है, ठीक है। आप चाहे उसमें पढ़ लो चाहे इसमें पढ़ लो, आपके एग्जाम में ऐसे अलग से सेक्शन तो आ नहीं रहा कि पॉलिटी का, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए बस, चाहे कैसे मर्जी, चाहे हिस्ट्री से पढ़ो चाहे पॉलिटी से पढ़ो, क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, नंबर आने चाहिए, एग्जाम क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। किसी को कोई पीएचडी नहीं करनी, कुछ नहीं, यही हमारा टारगेट होता है, ठीक है। टू द पॉइंट रह के स्ट्रीमलाइन की तैयारी करनी है, तभी आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताया था, आपको स्ट्रीमलाइन करती है, टेस्ट एनालाइज करते हो ना हम, जब टेस्ट के मार्क्स दिखते हैं तो प्रॉब्लम पता लगती है कि कहाँ कमी रहेगी, क्या इसको ठीक कर सकते हैं, उसी से एनालाइज होगा, वरना पढ़ते ही रह जाओगे, जब तक एनालिसिस नहीं होगा कोई पॉइंट नहीं बनता प्रिपरेशन का। आ रही बात समझ में, यस और नो? चलो, दैट बीइंग सेड, चलो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसकी रिकमेंडेशन पे हुई? आई होप सबने सही आंसर किया होगा, इसका आंसर होगा सी, ऑगस्ट ऑफर। सॉरी, ऑगस्ट ऑफर नहीं, इसका आंसर होगा डी, कैबिनेट मिशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका आंसर होगा डी, माय बैड, ठीक है, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ
कैबिनेट मिशन, फाइनली जब कैबिनेट मिशन आया था लास्ट में, फिर फाइनली उनकी रिकमेंडेशन पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फॉर्म किया गया था। आई बात समझ में, येस और नो? ऑगस्ट ऑफर जो बेसिकली था, ऑगस्ट ऑफर ने तो पहली बार ही क्या हुआ था अपना, ऑगस्ट ऑफर ने पहली बार ही इसकी बात करी थी इंडिपेंडेंस की, डोमिनेंट स्टेटस की, क्योंकि इसने बात करी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करें, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे। ऑगस्ट ऑफर में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात करी गई थी। कैबिनेट मिशन के फाइनली कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया गया था। आई बात समझ में? ठीक है, दिमाग वहीं चल रहा था। ऑगस्ट ऑफर के अंदर क्या हुआ था, इन ऑगस्ट ऑफर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करी गई थी। ठीक है, वॉज प्रोवाइडेड। ठीक है, आ रही बात समझ में? कैबिनेट मिशन फाइनली, फिर कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के ऊपर, ठीक है, कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया गया था। क्लियर है? यस और नो? तो आंसर विल बी डी। ओके, आई होप आपके आंसर ठीक हुए होंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? यस और नो? चलो फिफ्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज, इजी एंड फैक्चुअल क्वेश्चन बट एन इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बार बहुत जगह पूछा जाता है, एसएससी के वेरियस एग्जाम्स के अंदर भी आता है, इनफैक्ट नॉट जस्ट सीजीएल, और भी बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आता है ये। ठीक है, ओके। सो चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? आई होप सबके आंसर करेक्ट होंगे यहाँ पर। ठीक है, आंसर क्या है इसका? सी। सी मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यस और नो? ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज ऑल्सो नोन एज द मॉडर्न मनु। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत अच्छे लॉयर भी थे और बहुत अच्छे फाइटर भी रहे इंडिया के, फ्रीडम फाइटर आई मीन। ठीक है, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी? वो जो ड्राफ्ट बना रही थी कि किस टाइप से लिखना है। ठीक है, पूरा ड्राफ्ट उन्होंने प्रिपेयर किया था। आर्य बात समझ, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, सबसे बड़ी कमेटी थी इनफैक्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया वॉज पुट फॉरवर्ड। ठीक है, पुट फॉरवर्ड फ्रॉम टाइम इन 1934। फर्स्ट टाइम है बेसिकली, ये फर्म नहीं है। ठीक है, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया वॉज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया, ब्रिटिशर्स की बात नहीं हो रही, पहली बार एज सच इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात ही कब हुई थी? 1934 में। किसने करी थी? आई होप सबने आंसर कर दिया होगा इसका। ठीक है, सो आंसर विल बी एम.एन. रॉय। द करेक्ट आंसर इज एम.एन. रॉय। ठीक है, एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट बंदे थे। ठीक है, एम.एन. रॉय वाज अ कम्युनिस्ट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और फैक्ट है। ठीक है, और बहुत बार क्वेश्चन आता है इस पे कि पहली बार फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की एज सच, ब्रिटिशर की बात नहीं, पहली बार आइडिया किसने इंट्रोड्यूस किया था इसका? एम.एन. रॉय ने। कब किया था? 1934। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आंसर नहीं करना होता, हर बार क्वेश्चन के अंदर भी कई बार डिटेल्स होती है, उनके बारे में पता होना चाहिए। लाइक यहाँ पर 1934 ही पूछ सकते हैं आपसे, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि एम.एन. रॉय ने जो फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया दिया था वो कौन से ईयर में था, आपसे ईयर पूछ लेंगे तो आंसर उसका 1934 हो जाएगा। आई बात समझ में? यस और नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट द डिमांड फॉर फ्रेमिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम? सी। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन करा है, ठीक है, उसके अंदर मैंने नाम लिया था इसका। ठीक है, वहाँ पे लेकिन ईयर नहीं लिखा था मैंने। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसने ईयर पूछ लिया। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, यू नो द ड्रिल नाउ। ठीक है, बट आई विल कंटिन्यू। सी द आंसर फॉर दिस विल बी 1940। ऑगस्ट ऑफर कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑगस्ट ऑफर आया था अगस्त 1940 के अंदर। ठीक है, सी द आंसर विल बी, करेक्ट आंसर विल बी बी। आर्य बसंत, ऑगस्ट ऑफर की क्या इंपॉर्टेंस है? इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आई बात समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट, ऑगस्ट ऑफर याद होना चाहिए। 1940, ठीक है, ऑन 8th August 1940 इनफैक्ट टू बी एक्सैक्ट। ठीक है, ऑन 8th August 1940 वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड लिनथगो made a statement on behalf of British Parliament which came to be known as the August Offer। किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? कौन थे वाइसरॉय उस टाइम? लॉर्ड लिनथगो। आर्य बस में ऐसे भी आ सकता है कि अगस्त ऑफर के टाइम पे कौन वाइसरॉय था, किस वाइसरॉय ने ये ऑफर प्रेजेंट किया था? ठीक है, अगस्त ऑफर। तब अगस्त ऑफर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लेते हैं। ठीक है, तो
हमेशा ऐसे ही करना होता है। जब मैं इसीलिए आपको टेस्ट सीरीज के अंदर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड होगा ना, तो एनालिसिस का मतलब यही होता है कि सिर्फ करेक्ट आंसर नहीं देखना, आपको उसके बारे में कुछ और पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आए आपके आगे। ठीक है, टॉपिक पकड़ना होता है हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से भी, कि टॉपिक्स कौन कौन से आ रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ लो, यही करना होता है। दिस इज द वे टू डू दैट। अरे ऐसे PYQ करने होते हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या है, इट प्रपोज डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस की बात करी गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं करी गई थी, डोमिनियन स्टेटस की बात करी गई थी। ठीक है, इट प्रॉमिस दैट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी सेट अप आफ्टर द वॉर टू डिटरमाइन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर विद द कवीट। ठीक है, यहाँ पर क्या बात करी गई, ये सी हियर, इट प्रॉमिस दैट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उस टाइम पे क्या था ना, बेसिकली ब्रिटिशर्स को इंडिया की नीड थी। ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो तो ब्रिटिशर्स को इंडिया की नीड थी उस टाइम। ठीक, किसके लिए, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो वहाँ पर इंडिया की नीड थी। तो इंडिया को, और इंडिया लेकिन मान नहीं रहा था आने के लिए, तो उनको कन्विंस करने के लिए, ठीक है, उनको कन्विंस करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि इंडिया की क्या डिमांड थी, इंडियंस की डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। आ रही बात समझ में? तो इंडियन की डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो इंडिया को प्लीज़ करने के लिए, इंडियंस को प्लीज़ करने के लिए, अपने साथ अपनी टर्म्स में लेके आने के लिए, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूट उन्होंने बोला अगस्त ऑफर के अंदर कि हम भाई हम वॉर में आ जाओ हमारे साथ, उसके बाद हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे। ठीक है, कैसे बनानी, क्या प्रोविजन है वो नहीं बोले, बट हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जरूर बना देंगे एक। आ रही बात समझ? और भी कुछ पॉइंट्स थे कि डोमिनियन स्टेटस देंगे। इट प्रपोज टू एक्सपेंड द वाइसरॉयज काउंसिल्स to include a certain number of Indian political representatives as a token towards Indian self government। अब इसके लिए, ठीक है, ये हिस्ट्री में देखेंगे, ठीक है, कि इसके लिए वाइसरॉय की काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा। अरे बस इन्होंने बोला कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसको वैसे हाँ अगर शॉर्ट में आपको बताऊं तो वाइसरॉय की काउंसिल मतलब आज की डेट में जो कैबिनेट है, अब उससे रिलेट कर सकते हो कि लाइक वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को आप प्रेसिडेंट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेट कर सकते हो। उन्होंने बोला कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है, मतलब वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, उसके अंदर हम नंबर ऑफ इंडियंस उसको इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनाएंगे बेसिकली। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से अपील करना चाहे, ऑल्दो ये एक्सेप्ट नहीं हुआ था अगस्त ऑफर, ना कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था ना मुस्लिम लीग ने। आ रही बात समझ में? यस और नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was constituted under the scheme formulated by the cabinet mission plan। just a fact, ठीक है, ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, इनको करना ही पड़ता है, इनका कोई सिर पैर नहीं होता, बस आप किसी तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, अब ये डेट्स पूछ लेते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट होती है, कुछ डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसमें से एक ही है। ठीक है, तो स्टॉप द वीडियो, पॉज द वीडियो आई मीन, एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ठीक है, आई विल कंटिन्यू। On which date the Constituent Assembly was constituted under the scheme formulated by the Cabinet Mission। ये डेट पूछ रहे हैं कब फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। ठीक है, तो आंसर विल बी नवंबर 1946। यस और नो? वेरी इंपॉर्टेंट डेट। ठीक है, नवंबर 1946 में फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बना दिया गया था, ये याद रखेंगे बच्चे सब। ठीक है, चलो विद दिस अटेम्प्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पूछ रखा है इसने क्या कि मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो इलेक्ट हुए थे या नॉमिनेट हुए थे, क्या प्रोसीजर था। ठीक है, सो इट हैज आस्क्ड द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर ऑल इलेक्टेड, ऑल नॉमिनेटेड, पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड, और नन ऑफ द अबव। पॉज द वीडियो, ट्राई द क्वेश्चन। आई बात समझ में? ठीक है, बट आई विल कंटिन्यू। द आंसर विल बी सी, पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड, सी हियर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कैसे, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड 1946, अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में नवंबर 1946। आ रही बात समझ में? हम क्या देख रहे हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड देख रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बन गई है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि कैसे मेंबर, कौन सा मेंबर कहाँ से था, कैसे इलेक्शन हुआ, वो सब देखना है। ठीक है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दिस आर, टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे इनिशियली, 389। आ रही बात समझ में? आउट ऑफ द 389, 296 सीट्स वर फॉर ब्रिटिश इंडिया एंड 93 सीट्स वर फॉर प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, उस टाइम प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया मतलब ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, और कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी होती थी। और प्रिंसली स्टेट्स कौन सी थी, ऐसा नहीं था कि वो इंडिपेंडेंट थी प्रिंसली स्टेट्स बेसिकली डोमिनियन के अंडर थी, ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर रहती थी। उसके अंदर उन्होंने बोला भी तुम राजा तो बैठा दिया, लेकिन राज अभी भी ऊपर, जो उनके माई बाप थे ब्रिटिशर ही थे, बस कुछ फिक्स रेवेन्यू वहाँ से ज़रूर जाता था, बस उन्होंने रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए दे रखा था बस, लेकिन असली कंट्रोल प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर भी ब्रिटिश का ही था, फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं थे। आई होप ये आपको पता होगा। ठीक है, चलो उस अब 389 टोटल थी, 389 में से 296 ब्रिटिश इंडिया के लिए थी और 93 प्रिंसली स्टेट्स। आ रही बात समझ में? यस और नो?
The 292 seats allocated for British India were to be from 11 governors provinces and 4 from chief commissioner provinces. अब प्रोविंसेस जो थे ना ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस, वो भी कुछ डिवीजन के अंदर बांट रखे थे, कुछ कैटेगरीज के अंदर। तो जो 296 हैं, इस 296 में से भी 292 सीट्स जो थी वो गवर्नर्स प्रोविंसेस में से थी और 4 चीफ कमिश्नर्स की प्रोविंसेस में से थी। ठीक है, ये फैक्ट याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट बहुत डीप फैक्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब तक जितने क्वेश्चंस करे हैं उनसे कुछ ना कुछ गेन जरूर किया होगा आपने। ठीक है, ओके। सीट्स वर एलोकेटेड बेस्ड इन प्रोपोर्शन टू द रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। किस प्रोविंस से कितनी सीट्स जाएंगी वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। आज की डेट में भी ऐसी होता है, जो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांट रखी हैं। ठीक है, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितनी सीट्स होंगी, आई मीन किस स्टेट में कितनी सीट्स होंगी, जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती हैं वो पॉपुलेशन के ऊपर बनती है, जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन वो ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, काफ़ी कुछ सिमिलर रहेगा आपके यहाँ से। ठीक है, काफ़ी कुछ हमने यहाँ से अडॉप्ट किया हुआ है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज़्यादा पार्ट उसका बोरो किया हुआ है। ठीक है, तभी सिमिलैरिटीज़ दिखती हैं, स्पेशली ब्रिटिश से कॉन्स्टिट्यूशन से। आ रही बात समझ में? ओके। सीट्स एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर टू बी डिसाइडेड अमंग 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। ठीक है, ये 3 कम्युनिटी थी बेसिकली, मुस्लिम, सिख और जनरल। इन्हीं के इसमें से बंदे आए थे। ठीक है, ओके। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटीज वर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड वोटिंग वाज टू बी मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब जो यहाँ पर बताया ना आपको कि पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड, तो इसमें से इलेक्टेड जो थे, कुछ मेंबर इलेक्टेड थे और कुछ थे नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड कौन से थे? प्रिंसली स्टेट्स वाले बंदे। जो प्रिंसली स्टेट्स से जितने बंदे सिलेक्ट कर रहे थे इन्होंने, वो सारे क्या थे? नॉमिनेट। नॉमिनेट कौन करेगा? ब्रिटिशर्स करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। वो नॉमिनेट करके बिठाया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर। आई बात समझ में? और इलेक्टेड भी जैसे थे। पहली बात तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे इसके लिए भी। इनडायरेक्ट इलेक्शंस, इनडायरेक्ट मतलब लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव पहले इलेक्ट करे प्रोविंसेस के अंदर, फिर उन्होंने आगे जाके फर्दर उन्होंने इलेक्ट करा था। लाइक आज की डेट में अगर आप राज्यसभा या प्रेसिडेंट के इलेक्शन देखोगे, ये सब क्या इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं। इनडायरेक्ट कैसे हैं कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं पार्लियामेंट के अंदर, फिर वो हमारे बिहाफ पे वो आगे इलेक्ट करके भेजते हैं। अरे इस वे में क्या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ना हो गए। तो यहाँ पर भी क्या थे? इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे। ठीक है, और ये जो इलेक्शंस हुए थे, कौन पार्टिसिपेट कर रहा था? मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज वो वोट करेंगे। और किस बेसिस पे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये मेथड है। ठीक है, इनको आगे फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये सब आगे डील होगा फर्दर, आगे फ्यूचर लेक्चर्स में सब आएगा। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि क्या प्रोसीजर था, कैसे पार्टी इलेक्टेड है और पार्टी नॉमिनेटेड है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ओके। चलो सी, कुछ इसीलिए मैंने आपको समराइज सा कर दिया है कि लाइक इट वाज पार्टी इलेक्टेड एंड पार्टी नॉमिनेटेड, इनडायरेक्ट इलेक्शंस बाय प्रोविंशियल असेंबलीज who themselves were elected for a limited franchise. Okay, though indirect mode of election, it included representatives from all section of societies. ठीक है, खाली ऐसा नहीं था कि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट से थे, सारे ही थे। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट, यहाँ पे ध्यान देना होता है हमेशा, नॉट पूछा हुआ है, नॉट पे जरूर फोकस किया करो। वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कौन इसमें से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर नहीं था? अरे बस समझ में। सी ऑप्शंस आर राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, एच.सी. मुखर्जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? इसका आंसर बताएगा आपको कैसे इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है महात्मा गांधी जी। ठीक है, आंसर विल बी बी। महात्मा गांधी जी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पार्ट नहीं थे। आरे बात समझ में? महात्मा गांधी जी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पार्ट नहीं थे। क्लियर है? ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? ये दिमाग में रखना होता है। ठीक है, क्योंकि हमें लगता है गांधी जी तो होंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पार्ट, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थे, उनके बिना तो कैसे पत्ता हिलेगा, बट ऐसा नहीं था। गांधी जी को नहीं बनाया था पार्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, उन्होंने खुद ही नहीं मतलब इलेक्ट पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर। आ रही बात समझ में? क्योंकि वो पार्टीशन के अगेंस्ट थे, वो किसी असेंबली के पार्ट बनने नहीं चाहते थे। आई बात समझ में? यस और नो? विद दिस आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आगे फ्यूर आप फर्दर जो लेक्चर्स आएंगे, जो वीडियोज आएंगे, उसमें अच्छे खासे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके साथ आएंगे। ठीक है, रही बात उसकी टेस्ट सीरीज़ की, तो आपके लिए गोल्डन चांस है वो। ठीक है, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ठीक है, ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं आपको वो। आ रही बात समझ? इट इज़ बीइंग प्रैक्टिकली फ्री सोल्ड टू यू। ठीक है, तो मैं अगर आपकी जगह होता ना, ठीक है, तो आई वुड हैव डेफिनेटली गॉन फॉर इट।
आई बात समझ में, यस और नो? सो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे, वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी और फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। विद दिस आई एम सार्थक हंस साइनिंग ऑफ. I will meet you in the future videos. Thank you and have a nice day.